अचानक हुए इस हमले से आहान खुद को संभाल नहीं पाया। अपनी नाक पर पड़े बंधन से आहान ने निकलने की पूरी कोशिश की थी, मगर अंत में उसका शरीर ढीला होता गया और आहान बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जाहिर था कि आहान को रुमाल में लगे क्लोरोफॉर्म की मदद से बेहोश किया गया था और फिर जैसे ही वो बेहोश हुआ, उसके सामने दो चेहरे आकर खड़े हो गए। उनका नाम शौर्य व शगुन था। दोनों के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। तभी सुगुन ने शौर्य से कहा, मल्होत्रा से कह दो कि वो अपना काम शुरू करे। इसके बाद क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब आहान की आँख खुली तो उसने खुद को अपने कमरे में पाया। उसे अभी भी चक्कर आ रहे थे। रात के बारे में याद आते ही आहान चौंक पड़ा। मैं यहाँ कैसे आया? क्या हुआ है मेरे साथ? सनाया के पापा हॉस्पिटल में हैं और ऐसे में सनाया को पता चला कि मैं यहाँ हूँ तो उसे कितना बुरा लगेगा। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ इस बारे में मुझे पता लगाना होगा। इतना कहकर आहान ने अपना मोबाइल बाहर निकाला और सुगुन को कॉल किया। सुगुन के फ़ोन उठाते ही आहान ने कहा, सुगुन ये क्या खेल चल रहा है? कहाँ हो तुम? जब मैं मल्होत्रा के क्लब पहुँचा तो तुम वहाँ नहीं थी और फिर मुझे किसी ने बेहोश कर दिया। अब मैं अपने घर में खुद को देख रहा हूँ। सच सच बताओ क्या हुआ है मेरे साथ? जवाब में सुगुन ने कहा, क्या आपको सस्ता नशा करने की आदत हो गई है? मैंने आपको कहीं नहीं बुलाया है और मैं तो शहर से बाहर हूँ। ये सब कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं बिजी हूँ, अभी आपकी फिजूल की बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। इतना कहकर सुगुन ने फ़ोन काट दिया। आहान फ़ोन की तरफ देखता रह गया। तभी उसके मोबाइल पर सनाया का मैसेज आया, पापा की हालत अब ठीक है और जल्द ही उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। फ़िलहाल मैं ऑफिस के लिए ज़रूरी काम से गिल कंस्ट्रक्शन पहुंच चुकी हूं। इस मैसेज को पढ़कर आहान ने एक लंबी सांस ली और फिर उसके मोबाइल पर विक्रम का फ़ोन आया। फ़ोन उठाते ही विक्रम ने कहा, अब आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। फ़िलहाल आपके रहने के लिए रोज़वुड स्प्रिंग में एक घर बुक किया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। मगर उसके मालिक कार्तिक कोहली से आप बचकर रहना। वो बहुत ही चालाक और अपना काम निकलवाने में माहिर है। रोज़वुड स्प्रिंग के बारे में आहान ने बहुत सुन रखा था। एक फ्लैट की कीमत भी वहाँ 50 करोड़ से कम नहीं थी। उसे याद था कि सनाया को ये जगह बहुत पसंद थी। कुछ सोचकर आहान बाहर निकला तो उसकी बाइक भी वहीं खड़ी दिखी, जिसे आहान लेकर मल्होत्रा के क्लब गया था। ये बात उसके दिमाग में खटक रही थी और फिर उसने खुद से कहा, इस बारे में मुझे मल्होत्रा से बात करनी होगी कि कल रात उसके क्लब में क्या हुआ था। मगर उससे पहले मुझे रोज़वुड स्प्रिंग जाना होगा। इतना कहकर आहान बाइक लेकर रोज़वुड स्प्रिंग की तरफ निकल पड़ा। वहां पहुंचकर आहान ने बाइक एक साइड लगाई और अंदर बढ़ने लगा। तभी सामने दो गार्ड खड़े उसका रास्ता रोकते हुए पूछा, कौन हो तुम और इस तरह से अंदर क्यों जा रहे हो? जवाब में आहान ने कहा, मुझे यहाँ घर खरीदना है, बस उसे ही देखने आया हूँ। आहान की पुरानी बाइक और उसके कपड़े देखकर वो गार्ड हंसने लगे और फिर उनमें से एक ने कहा, अरे भैया, आजकल तो कोई भी इधर मुंह उठाकर चला आता है। इधर तो तुम्हारे देखने की भी औकात नहीं लगती है और बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो। चलो निकलो यहाँ से। इस पर आहान ने कहा, किसी के कपड़ों से उसे जज करना गलत है। क्या यहाँ आए गेस्ट से आप लोग इसी तरह बात करते हैं? और फिर इस तरह से उनके बीच बात काफ़ी बढ़ गई। कुछ ही देर में आहान ने बदतमीजी करते हुए वे गार्ड आगे बढ़े और उसकी बाइक से तोड़फोड़ शुरू कर दी। तभी आहान आगे बढ़ा और उस गार्ड का हाथ पकड़ लिया। आहान उस पर थप्पड़ मारने ही वाला था कि तभी पीछे से एक आवाज़ आई, सर सर प्लीज़ इन्हें माफ़ कर दीजिए, इनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आहान ने पलटकर उस तरफ देखा तो रोज़वुड स्प्रिंग का मालिक कार्तिक कोहली खड़ा था। कार्तिक कोहली उन गार्ड्स के नज़दीक आकर बोला, शायद तुम लोग गेस्ट से बात करने की तमीज़ भी भूल चुके हो कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। इस पर आहान कार्तिक से बोला, इन्हें मेरे बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर कोहली, मगर इन्हें इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि अगर कोई गरीब भी यहाँ आ जाए तो उनसे कैसे सलीके से पेश आए। कार्तिक कोहली शर्मिंदा होते हुए बोला, जी ज़रूर, वैसे मुझे पता था कि आप यहाँ आने वाले हैं, बस इन्हें बताना भूल गया था। मैंने आपके लिए लंच का इंतज़ाम किया है, चलिए थोड़ा मौका हमें भी दीजिए। इतना कहकर कार्तिक कोहली आहान को अंदर ले गया। एक बड़े से टेबल पर नौकरों ने लंच सर्व किया। कार्तिक कोहली ने बड़ा इंतजाम कर रखा था, शायद ये सोचकर कि आहान रायजादा से
उसे अच्छा फ़ायदा हो सकता है। लंच करते हुए आहान ने कहा, आपका वुड स्प्रिंग काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, मगर मुझे लगता है कि इस पहाड़ी इलाके में अगर इसका एक्सपेंशन हो जाए तो ये जगह पूरे देश में फेमस हो जाएगी। बड़े बड़े लोग यहाँ खरीदारी करना पसंद करेंगे। कार्तिक जैसे इसी मौके का इंतज़ार कर रहा था, उसने झट से कहा, आप सही कह रहे हैं मिस्टर रायजादा, मगर इसके लिए ढेर सारे पैसों की ज़रूरत होगी जो फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। जवाब में आहान लंच करते हुए बोला, आप चाहे तो मैं आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। इस प्रकार से कोहली खुशी से बोला, ये तो मेरे लिए बड़े नसीब की बात होगी, मुझे आपका फ़ैसला मंजूर है। और फिर इस तरह से यहाँ एक डील फाइनल हो गई। कार्तिक कोहली बहुत ही खुश था। वो आहान को छोड़ने खुद बाहर तक आया और बोला, उम्मीद है हम जल्द ही फिर मिलेंगे। मेरे गार्ड ने आपकी बाइक भी ख़राब कर दी, मुझे इसकी भरपाई करने का मौका दीजिए प्लीज़, आप इनकार मत करना। कार्तिक कोहली हाथ जोड़कर बोला। तभी कार्तिक ने अपने किसी आदमी को इशारा किया और अपने कार्तिक की स्पोर्ट कार यहाँ लाकर खड़ी कर दी। गार्ड्स आहान को देखकर हैरान थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका मालिक किसी के सामने हाथ जोड़ सकता है। फिर आहान उस गाड़ी में बैठा और ड्राइव करते निकल गया। बाहर गौरव और सुगुन अपनी कार में बैठे हुए थे। गौरव कार्तिक के ही कंपनी में मैनेजर था, इसीलिए किसी काम से कार्तिक से मिलने आया था। जब सुगुन ने आहान को इतने महंगी गाड़ी में देखा तो उसकी आंखें फैल गई। वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, ओह, तो शनाया को इम्प्रेस करने के लिए, हमें नीचा दिखाने के लिए इसने गाड़ी रेंज पर शुरू कर दी है। गौरव ने मन ही मन सोचते हुए कहा, कार्तिक कोहली की गाड़ी रेंट पर लेने की किसी की भी औकात नहीं, ज़रूर कार्तिक के साथ इसका कोई रिलेशन होगा। इधर आहान अब सनाया के ऑफिस के बाहर पहुंच चुका था। आज वो इस गाड़ी पर सनाया को ले जाना चाहता था। बाहर निकलते ही सनाया हैरानी से आहान को देखकर बोली, ये सब क्या है, इतनी महंगी गाड़ी आपको रेंट पर लेने की क्या ज़रूरत थी। जवाब में आहान मुस्कुराते हुए बोला, टेंशन मत लीजिए, इसे मेरे एक दोस्त ने ऑफ़र किया है, चलिए चलते हैं। इतना कहकर आहान ने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया और कुछ ही देर में वे दोनों घर की तरफ बढ़ रहे थे। उनके बीच अभी खामोशी ही थी जब अचानक ही आहान के मोबाइल पर कोई मैसेज आया। आहान ने एक हाथ से उठाकर देखा तो शौर्य का मैसेज था और फिर उस मैसेज को खोलते ही आहान के हाथ लहरा गए। क्या हुआ? सनाया ने चौंकते हुए पूछा। आहान ने लड़खड़ाती हुई जुबान में कहा, कुछ नहीं। सनाया ने घूरते हुए एक नज़र आहान की तरफ देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। शौर्य ने जो मैसेज भेजा था उसमें आहान के कई सारे फ़ोटो थे जिसमें आहान किसी लड़के के साथ बिना कपड़ों के नज़र आ रहा था। दोनों उस तस्वीर में काफ़ी ज़्यादा इंटीमेट थे। तभी आहान का एक और मैसेज आया जिसमें लिखा हुआ था, तुम्हारी ये सारी तस्वीरें अब सनाया को मिलने वाली हैं। हम सब तुम्हारे घर पर इंतज़ार कर रहे हैं। डिवोर्स पेपर रेडी हैं। सनाया तो इस पर बड़े आराम से साइन कर देगी, बस तुम्हें करना बाकी है। जल्द घर पहुंचो, आज हम तुम्हें अपने ख़ानदान से बाहर का रास्ता दिखाकर ही दम लेंगे। यह मैसेज पढ़ते ही आहान की हालत ख़राब हो चुकी थी। सनाया उसे अभी भी अजीब सी नज़रों से देखते हुए बोली, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। आहान ने कुछ नहीं कहा और कुछ ही देर में वे दोनों घर पर पहुंच चुके थे। यामिनी जी शौर्य और सुगुन के साथ वहां पहले ही पहुंच चुकी थी। उनका पूरा चेहरा गुस्से से लाल था और सामने टेबल पर ही डिवोर्स पेपर रखा हुआ था। जैसे ही सनाया और आहान वहां पहुंचे, यामिनी जी चिल्लाते हुए बोली, आहान, गलती से भी इस घर के अंदर कदम मत रखना। अभी तक तुम सिर्फ एक धब्बा थे, लेकिन अब कलंक बन चुके हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को धोखा देने की? जवाब में आहान ने कहा, यह सब झूठ है। तस्वीरों में जो कुछ भी दिख रहा है मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से आया। इस पर शौर्य ने चिल्लाते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो। इस तस्वीर को देखकर कौन विश्वास नहीं करेगा कि ये तुम हो। कहते हुए शौर्य ने मोबाइल सनाया के हाथों में दे दिया। सनाया हैरानी से वो सभी फ़ोटो देखी जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। एक नज़र सनाया ने आहान की तरफ देखा तो आहान ने कहा, सनाया, ये झूठ है। ये हमारे रिश्ते को ख़त्म करने की साजिश है। मुझे नहीं पता कि ये तस्वीरें कैसे आई। इस पर सगुन चिल्लाते हुए बोली, अच्छा तो क्या सच है?
तुम बताओ, पैसों के लालच में तुमने ये शादी तो कर ली, लेकिन हवस हवस की आग अभी तक तुम्हारे अंदर जिंदा है। और किस रिश्ते की बात कर रहे हो तुम, जो अभी तक ठीक से बना भी नहीं है। सनाया आंखों में आंसू लिए सभी के चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। फिर एक बार सनाया ने आहान की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू देखकर आहान का दिल बैठा जा रहा था। तभी यामिनी जी ने सनाया के हाथ में पेन पकड़ाते हुए कहा, सामने डिवोर्स पेपर है सनाया, चुपचाप अब इस पर साइन कर दो। मैं तुम्हें इस इंसान के साथ अब नहीं रहने दूंगी। हाथों में पेन लेकर सनाया भारी कदमों से उस टेबल की तरफ बढ़ चली जहां पर डिवोर्स पेपर रखा हुआ था। ये देखकर आहान का दिल जोरों से धड़कने लगा। सनाया अब हाथ में पेन लेकर डिवोर्स पेपर को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। जैसे जैसे वो पन्ने पलट रही थी, आहान के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। तभी सगुन ने सनाया की तरफ देखकर कहा, सोच क्या रही हो सनाया, जल्दी से पेपर साइन करो और आज़ाद हो जाओ इस इंसान के बंधनों से। आखिर कब तक इसकी जलालत खुद पर सहती रहोगी। यामिनी जी अब उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रही थी जब सनाया डिवोर्स पेपर पर साइन करे और फिर उसे आहान के चेहरे पर मार दे। लेकिन अचानक ही सनाया ने हाथ में पकड़ा हुआ पेन तोड़कर फर्श पर फेंक दिया। ये देखकर शौर्य और सुगुन का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी यामिनी जी चिल्लाते हुए बोली, सनाया क्या कर रही हो तुम? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि आहान तुम्हें धोखा दे रहा है? इस पर सनाया डिवोर्स पेपर लेकर गुस्से से आगे बढ़ी और उसके कई टुकड़ों में फाड़ दिया। उसके बाद उन टुकड़ों को शौर्य के मुंह पर फेंक दिया। ये देखकर सुगुन और शौर्य की हालत खराब हो गई। और फिर यामिनी जी चीखते हुए बोली, सनाया पागल हो गई हो क्या? जवाब में सनाया भी चीख पड़ी, हाँ मैं पागल हो गई हूँ। मेरे और आहान के रिश्ते को तोड़ने के लिए ये दोनों कितना गिर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं, आज ये मैंने देख भी लिया है। और मैं ये देखकर हैरान हूँ कि आपको भी इनकी बातों पर विश्वास है। सनाया के अचानक इस बर्ताव से यामिनी जी भी हैरान थी और फिर उन्होंने पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? जवाब में सनाया अपने अंदर की भड़ास बाहर निकालते हुए बोली, देव मल्होत्रा मुझसे माफ़ी मांगने आया था और इसी ने मुझे बताया कि सुगुन और शौर्य ने आहान को धोखे से उसके क्लब बुलाया था। इसमें मल्होत्रा ने भी उसका बखूबी साथ दिया। आहान को बेहोश करके किसी लड़के के साथ उसकी अश्लील फ़ोटो खींची गई और अब उसी के बस पर ये लोग हमारा रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। ये सुनते ही शौर्य और सुगुन का चेहरा पीला पड़ गया। तभी शगुन ने कहा, मगर मल्होत्रा कौन है? किसी ने तुम्हें झूठी खबर बताई है सनाया? सनाया आगे बढ़ी और शगुन के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। शगुन अपने गाल पर हैरानी से हाथ रख के सनाया की तरफ देखने लगी। फिर सनाया रोते हुए बोली, मल्होत्रा ने सीसीटीवी फुटेज के साथ मुझे पूरा सबूत दिया है और यह फ़ोटो देखने के बाद भी आहान ने मुझे कुछ नहीं बताया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वे इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते। और आप लोग आहान के खिलाफ साजिश रचने में किस हद तक जा सकते हैं, आज मैंने ये भी देख लिया है। सनाया आंखों में आंसू लिए आहान की तरफ देख रही थी। जब आहान को पता चला कि सनाया की आंखों में मौजूद आंसू उसी के लिए थे, शायद उस दर्द को सनाया महसूस कर रही थी कि आहान के साथ कितना गलत हो रहा था। आहान सनाया के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, शांत हो जाइए सनाया। तभी सनाया सुगुन और शौर्य को घूरते हुए बोले, अब इससे पहले कि मैं तुम दोनों को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकालूं, चले जाओ यहाँ से और भूल कर भी यहाँ दोबारा कदम मत रखना। सगुन और शौर्य चुपचाप वहाँ से सर झुकाए चले गए। यामिनी जी एक नज़र आहान और सनाया को देखा और बोली, मुझे नहीं पता था कि ये काम सुगुन और शौर्य ने किया है। खैर अब मैं भी चलती हूँ। इतना कहकर वो भी निकल गई। सनाया ने एक नज़र आहान की तरफ देखकर कहा, आपको इस बारे में मुझे बताना चाहिए था, कम से कम इतना विश्वास तो है मुझे आप पर। सनाया की बात सुनकर आहान को एक अलग ही सुकून का एहसास हुआ। अगली सुबह सनाया के लिए फिर से चैलेंज लेकर आने वाला था, क्योंकि आज फिर उसे एक झटका लगने जा रहा था। घर से तैयार होकर सनाया आहान के साथ ऑफिस की तरफ निकल गई। जैसे ही वो ऑफिस में पहुंची तो सनाया के दादाजी आनंद गिल वहां एक मीटिंग कर रहे थे। तभी आनंद गिल ने कहा, रोजवर्ल्ड स्प्रिंग में किसी बड़ी कंपनी ने इन्वेस्ट किया है और इसी वजह से उसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ रही है। बड़े बड़े बिजनेसमैन उस प्रोजेक्ट को हासिल करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि
आप सभी किसी तरह से इस प्रोजेक्ट को हासिल करें, और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो सभी लोग अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए तैयार रहें, और जो कोई भी इस डील को क्रैक करेगा उसे शहर के बाहर बनी हमारी 6 मंजिला बिल्डिंग इनाम में दी जाएगी। उनकी बात सुनकर सभी हैरान रह गए और एक दूसरा का चेहरा देखने लगे। तभी शौर्य ने कुछ सोचकर कहा, शनाया के पापा शेखर अंकल के अंडर में इंजीनियर की टीम है, वे सभी हॉस्पिटल में हैं और हमारा मानना है कि वो टीम हमारे हवाले कर देना चाहिए। इससे मैं इस प्रोजेक्ट को हासिल करने में कॉन्फिडेंट रहूँगा। इस पर सनाया ने कहा, मगर पापा के साथ पास वैसे भी बहुत सी चीज़ें ले ली गई हैं, अगर ये टीम भी उनसे ले ली गई तो उनके पास रह क्या जाएगा। जवाब में सुगुन ने कहा, शौर्य सही कह रहा है, अभी अंकल हॉस्पिटल में हैं तो कायदे से वो टीम शौर्य के हवाले कर देना चाहिए। कई लोगों की सहमति देकर आनंद ने वो टीम शौर्य के हवाले कर दी। सनाया कुछ नहीं कर सकी, वो काफ़ी टेंशन में लग रही थी। ये काम अब शौर्य को दिया गया था और फिर मीटिंग ओवर हो गई। आनंद गिल ने सभी को अपनी पोजीशन छोड़ने की जो धमकी दी थी उसका असर सीधा शौर्य पर पड़ा था। वो ये सोचकर परेशान हुआ जा रहा था कि अगर कंपनी ही छोड़नी पड़ गई तो वो इस कंपनी को कैसे हासिल कर पाएगा। कुछ सोचकर वो बाहर आया और रोज़ वुड स्प्रिंग के सीईओ हर्ष मेहरा को फ़ोन लगा दिया। फ़ोन उठाते ही शौर्य ने कहा, सर मैं गिल कंस्ट्रक्शन से शौर्य बात कर रहा हूँ। आपकी कंपनी में बिल्डर के तौर पर काम करने के लिए मैं आपका प्रोजेक्ट हासिल करना चाहता हूँ। तभी हर्ष की कड़ी आवाज़ गूंजी, कौन है तू और इस तरह से फ़ोन पर प्रोजेक्ट, मतलब दिमाग से पैदल है क्या, समझते क्या है अपने आप को। तभी शौर्य ने कहा, सर आई एम शौरी, मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए फ़ोन किया था, कल मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुझे किसी भी कीमत पर यह प्रोजेक्ट चाहिए। इस पर हर्ष की आवाज़ आई, अच्छा किसी भी कीमत पर, भिखारी की औलाद, तू मुझे कीमत का रौब दिखा रहा है। ठीक है तो कल आ जा, मेरे ऑफिस में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ाम कर रखा है मैंने। कल वहीं पर तेरी और तेरी कंपनी की इज्जत मिट्टी में न मिलाई तो कहना, कल के बाद तू कभी फ़ोन पर डील करने की नहीं सोचेगा। इतना कहने के बाद हर्ष ने फ़ोन रख दिया। शौर्य एकदम से शॉक्ड हो गया था, उसके हाथ कांपने लगे। ये मैंने क्या कर दिया, अब मैं वहाँ कैसे जाऊँगा। प्रोजेक्ट देना तो दूर, ये हर्ष मेरा तो मेरी इज्जत नीलाम करना चाहता है। पीछे खड़ी सुगुन ने सारी बातें सुन ली थी। उसने शौर्य के सामने आकर कहा, इतना क्यों घबरा रहे हो भाई, सनाया है ना कंपनी का नाम रोशन करने के लिए। शगुन की बात का मतलब समझकर शौर्य के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो जल्दी से आनंद गिल के केबिन में पहुंचा, जहां सनाया पहले से ही बैठी हुई थी। आनंद गिल ने पूछा, क्या बात है शौर्य। जवाब में शौर्य ने कहा, दादाजी मैं कह रहा था कि सनाया हमारी कंपनी के लिए कितना सोचती हैं, कितनी मेहनत करती हैं, दिन रात काम करती हैं, और तो और इसने पहले वाला प्रोजेक्ट भी कितनी आसानी से हासिल किया था। आनंद गिल ने थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा, साफ साफ कहो क्या कहना चाहते हो। जवाब में शौर्य ने कहा, मैं चाहता हूं कि रोजवुड स्प्रिंग के प्रोजेक्ट के लिए सनाया ही कोशिश करे। मेरे ख्याल से सना को ये प्रोजेक्ट हासिल करने में आसानी होगी और इससे हमारी कंपनी को भी फ़ायदा होगा। शौर्य की बात सुनकर आनंद और सनाया सोच में पड़ गए। सनाया ये समझ नहीं पा रही थी कि शौर्य के अंदर अचानक ही उसके लिए इतनी हमदर्दी कैसे आ गई। तभी आनंद गिल ने कहा, ठीक है शौर्य तुम जाओ, इस डील को सनाया ही क्रैक करेगी। शौर्य अपने होठों पर एक विजयी मुस्कान लिए वहाँ से चला गया। बाहर खड़ी सुगुन को देखते ही वो बोला, अब आएगा मज़ा। सनाया के कारण कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिल कंस्ट्रक्शन बदनाम होगा और फिर इसे हमेशा के लिए कंपनी से निकाल दिया जाएगा। उसकी बात सुनकर सुगुन के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। अगले दिन शौर्य और सुगुन एक कार में सनाया को लेकर खुद हर्ष मेहरा के हेड ऑफिस पहुंच चुके थे। शौर्य ने सनाया को नीचे उतारते हुए कहा, सनाया अंदर हमारा कोई काम नहीं है, हम बाहर ही रहकर तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। सनाया ने एक नज़र उसे देखा, फिर अंदर की तरफ बढ़ गई। जैसे ही सनाया अंदर पहुंची तो उसने देखा कि बड़ी बड़ी कंपनी के लोग वहां बैठे हुए थे, जिनके सामने गिल कंस्ट्रक्शन की कोई औकात नहीं थी। अब सनाया को समझ आ रहा था कि
कुछ तो गेम खेला है शौर्य ने। ढेर सारे प्रेस वाले वहाँ मौजूद थे और सभी की फ़ोटो ले रहे थे। सभी को अब हर्ष मेहरा के आने का इंतज़ार था। सनाया आगे बढ़कर अपनी जगह पर बैठ गई। तभी सामने से हर्ष मेहरा आता हुआ दिखा। वहाँ पहुंचकर उसने एक नज़र सभी पर डाली और फिर कुछ सोचते हुए उसने ऊंची आवाज़ में कहा, यहाँ कोई गिल कंस्ट्रक्शन से आया है क्या? जवाब में सनाया ने कहा, जी मैं हूँ सनाया गिल। मैं यहाँ गिल कंस्ट्रक्शन को प्रेजेंट कर रही हूँ और इस प्रोजेक्ट को हासिल करना चाहती हूँ। हर्ष मेहरा ने उसे घूरते हुए कहा, आप मेरे बगल में आकर बैठ जाइए, शुरुआत आपसे ही करेंगे। सभी लोग सनाया की तरफ अजीब सी नज़रों से देखने लगे। सनाया आगे बढ़ी और हर्ष के बगल लगी चेयर पर जाकर बैठ गए। हर्ष के चेहरे पर एक ऐसी स्माइल थी जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। शौर्य और सुगुन भी मीडिया की भीड़ में खड़े उस पल का इंतज़ार कर रहे थे जब हर्ष मेहरा बोलना शुरू करे और सनाया को वहाँ से बेइज्जत करके भगा दे। तभी हर्ष ने बोलना शुरू किया, यह है गिल कंस्ट्रक्शन से सनाया गिल। इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए इनकी कंपनी की ही आदमी ने मुझे फ़ोन किया और अब ये चाहती हैं कि ये प्रोजेक्ट इन्हें दे दिया जाए। कहते वक्त हर्ष के चेहरे पर मुस्कान थी। सभी लोग सनाया की तरफ देखकर हंसने लगे। कैसे करेगी सनाया अपनी बेइज्जती का सामना? क्या होगा अंजाम शुगन और शौर्य के गंदे खेल का?